वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज 15 अगस्त है और ये 80वां स्वतंत्रता दिवस है। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अक्सर आप लोग का एक कमेंट रहता था वीडियो के नीचे कि सर आप अक्सर सीबीएसई आईसीएसई का ही मैथ साइंस अपलोड करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों और यहाँ पे जो क्लासरूम में जो प्रेजेंट विद्यार्थी हैं इनके रिक्वेस्ट से हम लोग अब जैक और बिहार बोर्ड का भी हम लोग मैथ साइंस अपलोड करेंगे। तो आज हम लोग का जैक और बिहार बोर्ड का जो फर्स्ट टॉपिक साइंस से स्टार्ट करते हैं। कोशिश रहेगा कि वीक में 2 फुल 2 आवर्स लगभग एक जो लेक्चर होगा 2 आवर का आपको मिल जाएगा। तो इससे आपका कवर हो जाएगा, अच्छा खासा कवर हो जाएगा, ठीक है। और आपका बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग टॉपिक साइंस का स्टार्ट करते हैं। तो साइंस में जो आपका जो फिजिक्स जिसको हम लोग भौतिकी कहते हैं, ठीक है। तो भौतिकी में जो पहला चैप्टर आप लोग का होता है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं। तो भाई प्रकाश क्या है? क्या है रे प्रकाश, बताओ तो। बोलता है देखो लोको पायलट है। अरे तो तुम्हारा गाँव का प्रकाश के बारे में थोड़ा पूछ रहे हैं कि लोको पायलट है। प्रकाश लड़का का नाम नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तुम बोल रहा है कि मेरा गांव का एक है जो लोको पायलट है। देखो गजब एकदम मजाक अंदाज में कर रहा है, ठीक है। अरे यार थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है। अब सीरियस होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, प्रकाश की अगर बात करें, ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की हमारी ऊर्जा होती है। ये हमारी एक प्रकार की ऊर्जा यानी एनर्जी है जो किसी वस्तु को देखने के लिए मदद करता है। जैसे कि अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, चाहे ये क्लास आप वॉच कर रहे हो, ठीक है। ये देखने में मदद आपको कौन कर रहा है? प्रकाश कर रहा है। अगर प्रकाश न होता, ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख नहीं पाते। जैसे एक अंधा से पूछो, अब वो अंधा की आंख में तो प्रकाश है नहीं, प्रकाश गुजरता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कोई चीज़ को देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो उसका मैंने कलर को महसूस करता है, जैसे उसका सुगंध से महसूस करता है, स्मेल हो गया, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर से महसूस करता है, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। उसका गर्मी से महसूस करता है कि अभी दिन है रात है, तो वो लोग महसूस करता है, कोई चीज़ को देख नहीं सकता है। तो एक अंधा से ही पूछ सकते हो कि प्रकाश का जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध को भी कहा गया है लाइटनिंग ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। तो चलिए हम लोग गौतम बुद्ध को ही याद करते हुए आज टॉपिक का स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को अगर देखा जाए, इसका परिभाषा को अगर देखा जाए, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लोको पायलट नहीं है बाबू, ठीक है ना, ठीक है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, ये जो प्रकाश आया, तो प्रकाश की जो गति होती है, ठीक है ना, खास करके प्रकाश अगर एक, देखो क्या है ना, हमारा प्रकाश अगर कहीं से आ रहा है, जैसे कि हमारा एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो हमारा दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। तो दीप्त वस्तु जैसे क्या है? सूर्य है। तो सूर्य हमारा प्रकाश उत्पन्न करती है, इसको दीप्त वस्तु कहते हैं। अब यहाँ का क्लासरूम का बेंच डेस्क, ये प्रकाश तो उत्पन्न नहीं करता है, तो ये क्या है? अदीप्त वस्तु है। तो दीप्त वस्तु से प्रकाश अगर निकलता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रकाश अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, मतलब वो गति करती है, तो उसका कोई ना कोई वेग होगा, ठीक है ना। प्रकाश का कोई ना कोई वेग होगा। तो भाई वेग अगर होगा तो वो मान लीजिए तो उसको कुछ समय तो लगेगा ही, बिना समय का थोड़ा पहुंचेगा। तो इसी में जो समय लगता है, मतलब यहाँ पर भी जो होता है ना, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये वाला कहानी हमारा लग जाता है। तो अब ध्यान देना यहाँ पे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। तो इस पे अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग मत है। हम आपको गति के बारे में भी बताएंगे। अगर गति घुस जाएंगे तो कुछ मत यहाँ वैज्ञानिक मत छूट जाएगा। तो पहले वैज्ञानिक मत की अगर बात करते हैं
तो प्रकाश के बारे में जो वैज्ञानिक मत आया तो सबसे पहले न्यूटन साहब का मत आया। तो न्यूटन का जो कथन है, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का कथन यहाँ पे हम लोग समझेंगे न्यूटन ने प्रकाश के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले न्यूटन का कथन को देखते हैं। न्यूटन का कथन, तो देखो न्यूटन का जो कथन है बड़ा ही सिंपल कथन है मेरे भाई न्यूटन का, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या कहा था, तो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में कण के रूप में गमन करती है। किसके रूप में गमन करती है बोल रहा है, कण, छोटा छोटा कण के रूप में गमन करती है। ये बड़ा अजीब बात है कि प्रकाश में कोई कण होगा क्या, तो हाँ कण तो होता है। आगे इसको हम लोग कणिका सिद्धांत भी कहते हैं, न्यूटन का कणिका सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं। तो न्यूटन ने क्या कहा कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में कण के रूप में गमन करती है, ठीक है। और आगे चलकर यही कथन जो है न्यूटन का प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहलाया। न्यूटन के द्वारा दिया गया प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहलाया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रकाश 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 एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में कण के रूप में क्या करती है, गमन करती है। कण के रूप में गमन करती है, कण के रूप में गमन करती है। आगे चलकर यही कथन प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहलाया। कणिका सिद्धांत कहलाया। कौन सा सिद्धांत कहलाया, कणिका सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो न्यूटन साहब ने यहां पर क्या दिया, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया, जो हमारा प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में कण के रूप में गमन करती है। इसे हम लोग कणिका सिद्धांत यानी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। इसके बाद जो है, इनके बाद हाइजेनबर्ग साहब निकल करके आए, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग का कथन क्या है, पहले से इसको भी समझिए। तो अगला पॉइंट है हमारा हाइजेनबर्ग का कथन। अगला पॉइंट क्या है हमारा, हाइजेनबर्ग का कथन। हाइजेनबर्ग का कथन। तो हाइजेनबर्ग ने प्रकाश के बारे में क्या कहा, प्रकाश के बारे में हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, मतलब लाइट के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के रूप में गमन करती है। मतलब क्या है, एक तरंग के रूप में गमन करती है, जो आगे चलकर यही कथन प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहलाया। क्या कहलाया हमारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। मतलब ये जो है न्यूटन का पार्टिकल थ्योरी, जो हमारा कण के रूप में स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे रे ऑप्टिक्स का जन्म हो जाता है, और यहाँ पे हमारा वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग तरंग सिद्धांत कहते हैं प्रकाश का, उसका जन्म हो जाता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो कथन निकल के आया, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के रूप में, तरंग मतलब इस टाइप से जैसे नहीं होता है, इस टाइप से तरंग के रूप में ऐसे 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 हमारा गमन करेगा, तरंग के रूप में गमन करती है। तो इसको चाहे फिर सर्कल के रूप में कर सकती है, चाहे ऐसे कर सकती है, देखो इस टाइप से तरंग के रूप में फैलते जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरंग है, तो तरंग के रूप में गमन करती है बोलना, ठीक है। किसने, हाइजेनबर्ग ने। यही जाकर के आगे क्या कहलाया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहलाया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के रूप में गमन करती है, तरंग के रूप में गमन करती हैं। आगे चलकर यही कथन
प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहलाया। तरंग सिद्धांत कहलाया। प्रकाश का कौन सा सिद्धांत कहलाया? तरंग सिद्धांत कहलाया। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका है मेरे भाई। मतलब प्रकाश अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है तो किसके रूप में गमन कर रही है? तरंग के रूप में गमन कर रही है। ठीक है, किसे? तरंग, जिसको हम लोग वेव कहते हैं। तरंग का मतलब क्या होता है? वेव। यहाँ पे लिख सकते हो प्रकाश का तरंग। तरंग मतलब इसको हम लोग वेव कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेव थ्योरी बनता है। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या कहलाया? तरंग का सिद्धांत कहलाया। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद हमारा मैक्स प्लांक साहब निकल करके आए। कौन आए? मैक्स प्लांक। न्यूटन का कथन आया, हाइजेनबर्ग का कथन आया। इसके बाद हमारा मैक्स प्लांक आए। तो मैक्स प्लांक क्या कहे, अब इसको हमको देखना है। ठीक है ना, एक एक करके सारा साइंटिस्ट को पहले समझते हैं, तभी जा करके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा, ये देखो हमारा न्यूटन का हो गया। ठीक है ना, ये हाइजेनबर्ग का हो गया। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है वो हमारा किसका है? मैक्स प्लांक का है। मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक का। तो मैक्स प्लांक क्या कहे इसको भी समझना होगा अब हमारा। ठीक है, मैक्स प्लांक क्या कहे इसको भी हमको डिटेल से थोड़ा सा समझना होगा। तो मैक्स प्लांक क्या कहे कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती हैं। ट्रैवल जो करती हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में करती हैं। अपने छोटा छोटा पैकेट, जैसे कि मान लीजिए हमको किसी पार्टी में खाना खिलाना है, ठीक है, चाहे नाश्ता कराना है, तो एक बार थोड़ा कंटेनर उठा के जाते हैं, छोटा छोटा पैकेट्स बनाते हैं। और जितनी भी शादी ब्याह में देखिएगा, ठीक है ना, बाराती आते देखे को पैकेट धरा देते हैं, तो नाश्ता भी ट्रांसफर हो जाता है और सबको मिल भी जाता है, मिलता है ना। तो उसी तरह से छोटा छोटा पैकेट है, एक बार कंटेनर उठा के दे देंगे तो सब नहीं होता, उठा पटा के एकदम करने लगेगा, क्योंकि माथा नोच लेगा, क्या कुकर लेगा, सब हमको चाहिए, किसी को ना मिलेगा, बर्बाद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैक्स प्लांक कहते हैं कि जब प्रकाश जो होता है, लाइट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गमन करती हैं। ये जो पैकेट्स है, इनका नाम इन्होंने क्या रखा? क्वांटा रखा। क्या रखा? क्वांटा रखा। और आगे चलकर यही कथन प्रकाश का क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत कहलाया। क्या कहलाया? क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत कहलाया। तो इनके अनुसार प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इनके अनुसार जो है ना हमारा प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गमन करती हैं। उन्होंने इन पैकेट्स को क्वांटा कहा। क्या कहा? क्वांटा कहा। ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इनका नाम इन्होंने क्या रखा? क्वांटा रखा। क्या रखा हमारा? आधा क वो अंटा, क्वांटा रखा। और आगे चल करके यही कथन, जो ये क्वांटा वाला जो कथन है, ये क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत कहलाया। प्रकाश का क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत कहलाया। तो आगे चलकर यही कथन, आगे चलकर यही कथन प्रकाश का क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत का नींव रखा। क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत का क्या रखा? नींव रखा। कौन सा? ये जो स्मॉल पैकेट्स। इसके बाद आइंस्टीन साहब निकल करके आते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन, ठीक है ना। ये हमारा एक एक करके सारा साइंटिस्ट का, ठीक है, इस कथन आ रहा है। इसके बाद हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं। तो आइंस्टीन का कथन की अगर बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा आइंस्टीन का कथन।
का कथन, ठीक है, आइंस्टीन का कथन। अब देखो ये जो आइंस्टीन का कथन है, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा मैक्स प्लैंक का स्टेटमेंट ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन किए हैं, ठीक है, कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाती है तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बंडल्स बनाते हैं। और इन्होंने इन बंडल को फोटोन का, और ये हर बंडल में जो एनर्जी का मान होगा वो सेम होगा। बोले हर बंडल में ऊर्जा का मान क्या होगा? सेम होगा। और आगे चल करके यही जो है हमारा क्या है, ये फोटोन सिद्धांत, जिसमें हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ना हमारा डेवलप हुआ, फोटोन सिद्धांत की नींव रखी हमारी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, छोटे छोटे बंडल, मतलब कि मैक्स क्वांटम का ही अगला वर्सन है हमारा यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह सकते हो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में करते हैं। इन्होंने इन बंडलों को फोटोन कहा। इन बंडलों को क्या कहा? फोटोन कहा। आगे चलकर यही कथन प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का नींव रखा। आगे चलकर यही कथन प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का क्या रखा? नींव रखा। अब बात यहाँ पे आता है, ये तो फोटोन सिद्धांत का इन्होंने नींव रख दिया, तो आइंस्टीन इसी से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज इसी कथन के आधार पर हुआ। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो फिनोमेना आया इसी से आया, और इसी से हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी निकला, जिसको हम लोग E=mc² कहते हैं, जिसको हम लोग मास ऊर्जा इक्विवेलेंसी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज यहाँ पे कह सकते हो, लिख सकते हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ, इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ। ध्यान दीजिएगा, हम लोग रिसर्च बहुत कर चुके थे, लेकिन अंतरिक्ष में जाने के लिए हमारे पास कोई वैसा पुख्ता ऊर्जा का स्रोत नहीं था। तो जैसे ही इसका इन्वेंशन हुआ इस चीज़ का, तो हमको ऊर्जा का स्रोत मिल गया अंतरिक्ष में जाने के लिए। अब मान लो हम आसमान जा रहे हैं, तो वहाँ उतना बड़ा जनरेटर तो ले जाने नहीं सकते हैं यार, डीजल यहाँ से फिलिंग करने जाने सकेंगे? नहीं ना सकेंगे। तो हमको कोई वहीं से कोई ऐसा चीज़ हो जो ऊर्जा बना सके। तो इसी से हमारा सोलर प्लेट का निर्माण किया गया। जो अगर सोलर प्लेट का निर्माण का जन्मदाता अगर कहा जाए तो आइंस्टीन साहब ही हैं। कौन है हमारा? आइंस्टीन साहब ही हैं। अगर ये सिद्धांत उन्होंने नहीं देते तो आज सोलर प्लेट नहीं बनता। और जितना भी सैटेलाइट अगर वर्क कर रहा है और जितने भी सैटेलाइट को अगर ऊर्जा मिल रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा सोलर प्लेट। वहाँ सोलर प्लेट लगा दिया है ये, ठीक है, और ये हमारा वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, यानी कि सूर्य का प्रकाश को ले रहा है, और उसको क्या कर रहा है? फोटोन सिद्धांत के आधार पर उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा है। मतलब जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको कहते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा है, और डिवाइस हमारा चल रहा है, ठीक है। मतलब सोलर प्लेट का निर्माण जो है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ही हुआ है। तो इसमें इन्होंने एक जो सिद्धांत दिए थे, जो सबसे पॉपुलर हुआ है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जिसको मास एनर्जी ऊर्जा द्रव्यमान सिद्धांत, ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिए थे, जिसे हम लोग E बराबर द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत दिए थे, जिससे हमारा
E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर निकला, और ये जो सूत्र निकला E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, ये एक तरह से सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जिसको कहते हैं, आधारित है। और याद रखिएगा ये सापेक्षता का सिद्धांत सबसे प्रथम बार भारत के महान फिलोसोफर, जिसको हम लोग दार्शनिक कह सकते हैं, नागार्जुना ने दिया था। नागार्जुन हीरो नहीं रही, समझ गया ना, नागार्जुन हीरो साउथ का मत समझ लेना। एक बहुत ग्रेट फिलोसोफर हुआ करते थे जिन्होंने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखे थे। तो उसी पुस्तक में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का जिक्र किया था, और उसी सापेक्षता का सिद्धांत के आधार पर इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया, आज जिससे हमारा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का सूत्र निकाला। बात समझ गया, मतलब द्रव्यमान आइंस्टीन के द्वारा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया गया, इसी से रिलेटेड है मेरे भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। आइंस्टीन ने क्या दिया, आइंस्टीन ने, ठीक है, आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया, तथा इस सिद्धांत के तहत उन्होंने E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का सूत्र दिया। ये बड़ा मजेदार सूत्र है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही मजेदार सूत्र है। इस सूत्र का उन्होंने आविष्कार किया, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का सूत्र का उन्होंने क्या किया, आविष्कार किया। तो यहाँ पे E जो है ऊर्जा है, E हमारा क्या है, ऊर्जा है। ध्यान दीजिएगा, E जो है हमारा क्या है, ऊर्जा है। E हमारा ऊर्जा है, M क्या है, फोटोन का द्रव्यमान है, फोटोन का द्रव्यमान, रेस्ट मास जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और C हमारा प्रकाश का गति है, प्रकाश का गति निर्वात में, प्रकाश का गति निर्वात में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो आइंस्टीन ने दिया, जिसमें E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर दिया, ये हमारा फोटोन ऊर्जा और ये हमारा M हमारा रेस्ट मास है, ठीक है, इससे निकलता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ये सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, हमारा सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। सापेक्षता का सिद्धांत जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, सापेक्षता सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो ये जो सापेक्षता का सिद्धांत है, ये एक महान भारतीय, जिसको दार्शनिक कहते हैं, नागार्जुन ने दिया था, ठीक है ना। बहुत महान दार्शनिक थे, जिसको हम लोग भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। नागार्जुन को हम लोग भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सापेक्षता का सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत भारत के महान दार्शनिक नागार्जुना ने दिया था। नागार्जुन को गलत लिख रहे हैं, नागार गो में रेफ होगा, नागार्जुन
ने दिया था, नागार्जुन ने दिया था, ठीक है, भारत के महान दार्शनिक नागार्जुन ने दिया था। और इसका जिक्र इन्होंने अपने पुस्तक, इस सिद्धांत का जिक्र, इस सिद्धांत का जिक्र, इस सिद्धांत का जिक्र इन्होंने अपने पुस्तक माध्यमिक सूत्र में किए थे। सापेक्षता का सिद्धांत का जिक्र इन्होंने अपने पुस्तक माध्यमिक सूत्र में किए थे मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो अलग अलग कथन आया, तो आइंस्टीन जो है, अब ध्यान देना, ये जो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, ये बहुत ही तेज दिमाग के हुआ करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। मैंने कि नागार्जुन को क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर यहाँ साफ शब्दों में देखा जाए तो प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक का, अलग अलग फिलोसोफर का अलग अलग कथन आया, ठीक है, और सबका कुछ एक अलग रोल रहा। अब यहाँ जब प्रकाश की बात करते हैं तो हमारा जो सूर्य के प्रकाश जो आती है वो 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य का प्रकाश क्या हमारा 7 रंगों का मिश्रण है, जिसको श्वेत प्रकाश कहते हैं, ठीक है। मतलब श्वेत प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या है हमारा, पॉलीक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक नहीं है। इसमें 7 कलर्स होता है, किसमें, सूर्य का प्रकाश में। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है ये हमारा क्या हो गया, पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो गया। तो भाई इसको आने में, ठीक है, एक समय तो लगता होगा, कुछ न कुछ तो समय लगता होगा। सूर्य कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड, यानी लगभग 500 सेकंड लगता है, औसतन जिसको कहा जाए, ठीक है। औसतन हमारा ये समय होता है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है, 7 कलर्स लिखा दें, हाँ वो पढ़ाएंगे, 7 कलर्स पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ हम बता रहे हैं, ठीक है। जो श्वेत प्रकाश जो है ये पॉलीक्रोमेटिक है और ये हमारा टर्शियरी कलर में आता है, ठीक है मेरे भाई। श्वेत प्रकाश हमारा टर्शियरी, प्राइमरी, देखो कलर जो होता है 3 टाइप्स का होता है, प्राइमरी होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो ये सब हम बताएंगे, हड़बड़ाओ नहीं, इतना हड़बड़ाने से नहीं चलता है, हम अभी पढ़ा ही रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कलर के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा प्राथमिक रंग है प्रकाश का, कौन सा द्वितीयक रंग है, कौन सा तृतीयक रंग है। तृतीयक मतलब हमारा पॉलीक्रोमेटिक श्वेत प्रकाश हमारा तृतीयक रंग होता है, प्राथमिक वर्ण बताएंगे आगे जाकर के, ठीक है। तो इतना जान लीजिए, सूर्य का प्रकाश हमारा तृतीयक होता है, ये हमारा पॉलीक्रोमेटिक मतलब एक कलर नहीं है, मिक्सर ऑफ 7 कलर्स है। चलो क्लियर है, इसका बताएंगे भाई, हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है। चलो हम लोग अभी प्रकाश में रहते हैं, ठीक है। तो देखो सूर्य कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है। कितना लगाता है, 8 मिनट 20 सेकंड। ये औसतन है, जो इसको अगर सेकंड में बदला जाए तो लगभग 500 सेकंड होगा, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में औसतन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड लगभग 500 सेकंड, 500 सेकंड लगाता है। तो ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, अब देखो हमको जैसे ही सूरज ढलता है तो हमको चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है। तो क्या चंद्रमा का भी अपना प्रकाश होता है क्या? नहीं रे भाई, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है रे बेवकूफ, ठीक है। क्या बोल रहा है मनी, चंद्रमा का प्रकाश होता है? अरे वो उपग्रह है, उसका कोई प्रकाश नहीं है बाबू, ठीक है मनी। क्या बोल रहा है, उसका लाइट कैसे आता है, बता रहे हैं लाइट कैसे आता है, समझ लो, यहीं पे कहानी फिजिक्स का निकल करके आएगा, ठीक है मनी।
अध्ययन देना। मनी का कहना है, इधर मनी बैठा हुआ है, ठीक है, बोला सर चंद्रमा तो चमकता है फिर रात को, तो उसका कंसेप्ट बता दे रहे हैं। देखो यहाँ मनी क्या बात है कि चंद्रमा में जो होता है ना कि ज़्यादातर हिस्सा क्रेटर या हार्ड रॉक या सॉलिड चट्टान है, चिकनी चट्टान है। तो सूर्य की प्रकाश जब उस पर पड़ती है तो वहाँ से सूर्य का प्रकाश परावर्तित होती है, और सूर्य का प्रकाश परावर्तित हो करके वो हमारा पृथ्वी तक पहुँचती है। और यही कारण है कि इस परावर्तित प्रकाश है, इसलिए उसका जो लाइटनिंग जो होता है वो कम होता है। इसीलिए आपको कम, जैसे दिन के तुलना में देखा जाए तो रात को थोड़ा सा कम प्रकाशमान होता है, ठीक है, मैंने कि दिखता है चांदनी रात बहुत मध्यम होता है, क्योंकि वो हमारा रिफ्लेक्टेड होकर के आ रहा है, उसका सारा एनर्जी को रोक करके कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भेज रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि सुबह के टाइम डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ ज़्यादा उजाला होता है। तो कहने का मतलब चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश को वो परावर्तित कर, जो ये परावर्तित प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड यानी लगभग 1.3 सेकंड लगाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश को परावर्तित कर, सूर्य से आने वाली प्रकाश को, सूर्य से आने वाली प्रकाश को परावर्तित कर, परावर्तित कर पृथ्वी तक पहुंचाने में, पृथ्वी तक पहुंचाने में 1.28 सेकंड, नियर अबाउट टू 1.3 सेकंड, 3 सेकंड लगता है। मतलब यहाँ पे चंद्रमा एक परावर्तक सतह की तरह कार्य कर रहा है। चंद्रमा कैसा कार्य कर रहा है? एक परावर्तक सतह की तरह कार्य कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो देखो क्या बोल रहा है, हाँ चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है तो मिट्टी, हाँ देखो वो तुमको बता दे रहे हैं, सुनो आप कहानी को सुन लो, गांव देहात का बड़ा पॉपुलर कहानी है, ठीक है। देखना रात को जब फुल चंद्रमा उगेगा, ठीक है, जब हमारा पूर्णिमा के दिन खास करके, ठीक है, तो दादी सुनाती है, नानी बोलती है, देखो रे कान्हा जो है ना बांसुरी बजा रहे चंद्रमा पर, वो जो काला काला दाग है ना वो कदम का पेड़ है, ठीक है। हमको भी दादी अपना नानी ये कहानी बताती थी। बाद में पता चला रे भाई वो जो काला काला दाग है ना चंद्रमा में वो क्रेटर है, गड्ढा जिसको कहते हैं। क्रेटर मतलब गड्ढा जिसमें उल्का पिंड टकराया है और उल्का पिंड टकराने के कारण वो गड्ढा बन गया है, ठीक है। और जो चमकीला पार्ट है ना वो सॉलिड रॉक है, चट्टान है। और ध्यान देना चंद्रमा का हमको एक हिस्सा दिखाई देता है, पिछला हिस्सा जो है ना चंद्रमा का वो हमको कभी दिखाई ही नहीं देता चंद्रमा का। उसमें उधर धूल का मैदान है, पूरा डस्ट पार्टिकल, उधर आज तक कोई जा ही नहीं पाया है। जो भी चंद्रमा का हम सिर्फ 52% आगे वाला हिस्सा मैक्सिमम हम देख पाते हैं, बाकी उधर का जो हिस्सा है 48% वो हम लोग कभी देख नहीं पाते, कभी सामने आता भी नहीं है। कहा जाता है कि वो कंप्लीटली डस्ट का ग्राउंड है, मतलब धूल का मैदान है, ठीक है। तो कहने लगे आगे वाला जो हिस्सा है ना ये कंप्लीटली चट्टान है, और ये जो काला काला जो दाग है ना, तो दादी जो बोलती थी ना कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, कदम का पेड़ है, तो कोई कदम उदम का पेड़ नहीं है रे भाई, वो बड़का बड़का उल्का पिंड से टकराने से ना बड़का बड़का गड्ढा बन गया है, वो गड्ढा है, गड्ढा क्रेटर, ठीक है, याद रखना। तो वो कदम का पेड़ नहीं है। तो वो जो चट्टान में जैसे जाता है ना सूर्य का प्रकाश, तो एंगल मिल जाता है। तो वो जो चट्टान है ना, चाहे वो मिट्टी जो सॉलिड रॉक है और वो हाई इंटेंसिटी वाला प्रकाश होने के कारण वो चंद्रमा का वो सतह एक तरह का परावर्तक सतह की काम करता है, और टकराने के बाद लाइट अपना पाथ चेंज करके वो लाइट हमारा पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। मतलब यहाँ से एक तरह से समझा जाए तो फिजिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आता है जिसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कब जो फिलोसोफर लोग हैं, जितने भी हमारे दार्शनिक लोग हैं, चाहे जितने साइंटिस्ट लोग की बात करें, ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन का जो कॉन्सेप्ट आया सबसे पहले चंद्रमा पर, ये जो परावर्तन होकर के लाइट आ रहा था ना,
बात समझ गया जी कि यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो उसी से देख करके प्रकाश के परावर्तन नामक घटना को लिखने का जिक्र हुआ, जानने का जिक्र हुआ, और आगे चल करके इसका बहुत ही उपयोगी भी हुआ और बहुत सारा उपयोगी डिवाइस भी बनाया गया। तो कहने का मतलब ये था मेरे भाई प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग मत। तो चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक या अलग अलग फिलोसोफर का अलग अलग मत को देखा। अब यहाँ पे जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो दूरी तय कर रहा है। अब प्रकाश को जाने में भी समय लग रहा है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में, जैसे कि सूर्य का प्रकाश जो है हमारा सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड यानी लगभग 500 सेकंड ले रहा है। और चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो परावर्तित प्रकाश, जो सूर्य का जो परावर्तित प्रकाश है, लगभग 1.28 सेकंड ले रहा है। इतना ही समय ले रहा है। तो भाई कुछ तो दूरी देखो, समय के साथ दूरी लग रहा है, इस समय के साथ दूरी कवर कर रहा है, मतलब यहाँ चाल आएगा। तो चाल की जब बात करते हैं तो प्रकाश की जो चाल होती है ना, इसका गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? यानी कि प्रकाश का गति का गणना यानी चाल की गणना जो है रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया। और उन्होंने जो प्रकाश का गति निर्वात में जो निकाला वो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड निकाला। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इन्होंने निकाला प्रकाश की गति, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रकाश की गति का गणना प्रकाश के गति का गणना सर्वप्रथम रोमर या इसी को रियूमर नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। वैज्ञानिक ने किया। प्रकाश की जो गति होती है, इन्होंने कहा निर्वात में जहाँ पर हवा ना हो, कंप्लीटली वैक्यूम हो, तो इन्होंने निर्वात में जो प्रकाश की गति निकाला वो 3 × 10 का पावर 8 मीटर 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड निकाला। तो इन्होंने बतलाया कि निर्वात मतलब कि यहाँ पे इन्होंने बताया निर्वात यानी जिसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। मतलब निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड है। निर्वात यानी स्पेस कह सकते हो, वैक्यूम कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे कोई वातावरण न हो वहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने अलग अलग मत दिया कि बोला कि जैसे माध्यम होगा, ठीक है, तो माध्यम अगर बदलेगा तो प्रकाश का वेग भी बदलेगा। जैसे उन्होंने कहा कि हवा में देखा जाए, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हवा में जो प्रकाश का गति होगा, बोलता है हवा में प्रकाश की जो गति होगी वो 1.003% निर्वात की तुलना में कम होगी। मतलब यहाँ पे कह सकते हो हवा में प्रकाश का वेग, हवा मतलब एयर है ना, तो हवा में प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में 1.0003% कम होती है। अर्थात हवा में प्रकाश का वेग है ना 2.979 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड। इसी को हम लोग नियर अबाउट मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है।
मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे कि बहुत जगह देता है ना कि निर्वात और हवा का दोनों एक ही दे देता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे निर्वात में क्या 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर भी 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये जो मेरे वैल्यू है मेरे भाई ये राउंड अप किया गया है। एक्चुअली में हवा में प्रकाश का जो वेग होता है 2.979 इंटू लगभग 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। इसी को कैलकुलेशन में इजी हो, क्योंकि माध्यम हमारे यहाँ पर हवा है तो तुलना में इजी हो, इसलिए इस चीज़ को, इस डेटा को लगभग राउंड अप करके 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड कर दिया गया है। इस चीज़ को समझिएगा। तो इसका मतलब निर्वात और हवा में दोनों का प्रकाश का वेग एक जैसा नहीं होता है, याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की गति ज़्यादा होती है और हवा में प्रकाश की गति निर्वात की तुलना में थोड़ा सा कम होती है। निर्वात की तुलना में थोड़ा सा क्या होती है, कम होती है। अब ध्यान देना, इसके बाद अगर कोई प्रकाश पानी में ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि इधर से आप पानी में चला गया, तो पानी में जो प्रकाश का वेग होगा मेरे भाई लगभग आपको हम बता दे रहे हैं निर्वात की तुलना में 25% कम होती है। कितनी होती है? 25% कम होती है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हवा में नहीं सॉरी पानी में प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में पानी में प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में लगभग 25% कम होती है। लगभग 25% कम होती है। अर्थात पानी में प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में पानी में प्रकाश का वेग है ना, ये हो जाता है 2.25 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पानी की बात कर रहा है। निर्वात की तुलना में पानी कितना है, 25% कम है हमारा, ठीक है ना, कम होता है। यानी पानी में प्रकाश का वेग 2.25 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब अगर इसके बाद एक पारदर्शी माध्यम कांच है, तो कांच में इन्होंने जो बताया किसने, रोमर ने, कि प्रकाश का जो वेग होगा बोलता है निर्वात की तुलना में लगभग 35% कम होगा। कितना प्रतिशत? 35%। तो इस चीज को आप कह सकते हो, कांच में प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में लगभग 35% कम होता है। अर्थात कांच में प्रकाश का वेग 1.989 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, नियर अबाउट टू 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये था मेरे भाई अलग अलग माध्यम में प्रकाश का गति अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग को एक चीज़ समझ में आया कि प्रकाश जब टकरा रही है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि चंद्रमा में टकराया तो परावर्तित हुआ, बीच में आ रहा है तो थोड़ा सा रास्ता भी डाइवर्ट हो रहा है। तो प्रकाश में अगर घटना की बात किया जाए, ठीक है, तो हमको 2 तरह का घटना देखने को मिल रहा है, एक परावर्तन और आगे चल करके देखेंगे अपवर्तन की घटना। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश किरण को समझते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखा जाए कि प्रकाश किरण की अगर बात करें, प्रकाश किरण का प्रकार अगर देखा जाए, ठीक है, ध्यान देना, प्रकाश किरण पुंज जिसको कहेंगे हम लोग, ठीक है, आसान भाषा में समझ लो कि प्रकाश किरण पुंज, जैसे कि हमारा क्या है, प्रकाश किरण पुंज। तो भाई एक प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? ठीक है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, इस चीज को समझना है। तो देखो, जनरली जो प्रकाश किरण पुंज होता है ना आपका, वो 3 प्रकार का होता है। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है?
तीन प्रकार का होता है। पहले किरण पुंज को समझना होगा, नहीं तो फिर हम फिजिक्स को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश किरण पुंज की अगर बात करें तो सबसे पहला किरण पुंज जो होता है समांतर किरण पुंज होता है। क्या होता है मेरे भाई? समांतर, अरे यार चू रहा है यार। सबसे पहले देखते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तो ये समांतर किरण पुंज क्या होता है पहले समझिए। यहाँ पे बड़ी सिंपल है। समांतर किरण पुंज क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इस टाइप से सारा प्रकाश का किरण एक दूसरे का समांतर रहेगा, बीच का डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं रहेगा, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये हमारा समांतर किरण पुंज होगा। मतलब ये एक दूसरे से कभी मिलने वाली प्रकाश नहीं है, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो ऐसे प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और निकल के आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी जिसको हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। तो बहुत सारा प्रकाश, जैसे कि ध्यान देना, इस टाइप से मैंने कि कहीं से आ रहा है, एक बिंदु पर जमा हो जाएगा। एक बिंदु पर क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। अनंत से आकर एक बिंदु पर अगर जमा होता है, मैंने प्रकाश अगर एक बिंदु पर जमा होता है, बहुत सारा प्रकाश, बहुत सारा प्रकाश, बहुत सारा प्रकाश किरण अगर एक बिंदु पर जमा होता है, एक बिंदु पर जमा होता है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद आता है मेरे भाई अपसारी का जमाना। किसका आता है? अपसारी। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अपसारी किरण पुंज की अगर बात करें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो एक बिंदु से प्रकाश अगर फैलती है, डाइवर्जिंग जिसको कहते हैं, जैसे कि ये एक बिंदु है, ठीक है, तो अगर इस बिंदु से प्रकाश ऐसे फैलते जा रही है, जैसे बिजली का बल्ब देख लो, एक बिंदु से चारों तरफ लाइट करती है, चारों तरफ से एक बिंदु से अगर प्रकाश फैले, तो ऐसे प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी। ठीक है, एक बिंदु से प्रकाश चारों ओर फैलती है, तो ऐसे प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्रकाश का अलग अलग फिनोमेना की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, अलग अलग फिनोमेना की बात हो रही थी, ये प्रकाश की किरण होगी। अब हम लोग प्रकाश की घटना को देखते हैं। प्रकाश में जो घटनाएं होती हैं, खास करके प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, चाहे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में टकरा रही हैं, तो इसमें बहुत सारे घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो प्रकाश की घटनाएं, ठीक है, तो क्या क्या घटनाएं देख सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा। एक हम लोग सबसे पहले कांच का ब्लॉक लेते हैं, ट्रांसपेरेंट कांच का ब्लॉक, ठीक है, चलो हम लोग बनाते हैं। देखो, प्रकाश की घटना, हेडिंग दे देना, प्रकाश की घटनाएं, ठीक है, प्रकाश की घटना, प्रकाश, प्रकाश की घटनाएं, 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 ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये मान लेते हैं एक हमारा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ब्लॉक है, ध्यान दीजिएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। अगर इसको आप समझ लीजिएगा तो आधा समस्या आपका हल हो जाएगा। ये मान लेते हैं एक कांच का पारदर्शी ब्लॉक है, समझिएगा, है ना। ये क्या है? पारदर्शी कांच का आयताकार टुकड़ा है, आयताकार, आयताकार पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी कांच का टुकड़ा,
टुकड़ा। अब ध्यान देना, ये एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, यहाँ पे इधर से सूर्य आ रहा है, ठीक है ना। तो सूर्य आ रहा है तो यहाँ से ऐसे इधर आएगा मेरे भाई। ये देखो सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य आ रहा है, यहाँ हमारा सूर्य मान लेते हैं, ये हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं सूर्य। रुको, सूर्य। तो यहाँ से बहुत सारा ऐसे करके प्रकाश है, तो एक प्रकाश किरण यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है। मतलब ये 100% है, ये 100% है, इस कांच के टुकड़ा में टकराया। तो ये जो आने वाला प्रकाश है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश कहेंगे। आपतित प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित। 100% है। जिस बिंदु पर टकराया, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन, जहां पे गिरता है आपतन, आ मतलब आओ और पतन हो जाओ, मतलब गिर जाओ, आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर प्रकाश गिरेगा, आपतन मतलब आओ और पतन हो जाओ। पतन मतलब गिरना, मतलब कह रहा है कि कांच के ब्लॉक पे आओ और एक पतन हो जाओ, मतलब गिर जाओ। जिस जगह पर गिरोगे, इसी को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हो गया। अब यहाँ पे गिरने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे देखिए, इसके साथ अब यहाँ सतह के साथ एक लाइन खींचेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? अभिलंब कहेंगे। इसको भी खींचना जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ हम लोग यहाँ पे एक लाइन ऐसे करके खींचेंगे, जिसको हम लोग अभिलंब कहेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा? अभिलंब होगा। ये हमारा क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है। तो अब देखें यहाँ पर, पहले समझिएगा, जब इधर हुआ तो यहाँ पे हमको दो चीज़ देखने को मिला। एक्चुअली में प्रकाश का रूट ये था, इस रूट को भी बना लेते हैं। प्रकाश हमारा इस रूट पे जा रहा था, ये प्रकाश का रूट है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही ना आ रहा है प्रकाश तो एगो प्रकाश हमको इधर दिखाई दे रहा है लाइन में, और एगो प्रकाश इधर दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये डॉटेड लाइन में इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। इधर दिखाई दे रहा है, एगो ब्लॉक के अंदर है तो यहाँ पे बाहर दिखाई दिया, ठीक है। मतलब एगो प्रकाश इधर, एगो प्रकाश उधर दिखाई दिया, ठीक है। तो इधर जो आया ना, ये हमारा परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश है, क्योंकि उसी माध्यम में गया और ये कांच के अंदर घुस गया। तो इसको हम लोग कहेंगे अपवर्तित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश। क्या कहेंगे इसको हम लोग? अपवर्तित प्रकाश कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, सूर्य का प्रकाश एकदम पारदर्शी में गया, तो देख पारदर्शी में तो आर पार पूरा ना चला जाना चाहिए भाई, पूरा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब मान लो एकदम चिकना, एकदम पारदर्शी, एकदम क्लेज साफ, कोई धुंधला नहीं किया, मतलब जितना प्रकाश आया सारा का सारा प्रकाश उधर चल जाना चाहिए था, आर पार हो जाना चाहिए था कांच का, नहीं इधर से इधर पार हो जाना चाहिए। तो इधर कुछ प्रकाश गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है ना, इधर जो है अपवर्तित प्रकाश जो है 97 to 95% है, और इधर जो है ना 3 to 5% है, 3 to 5% है। बात समझ गया ना? तो अब यहाँ पे जो प्रकाश की घटनाएं की बात कर रहे हैं, प्रकाश की घटना की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझिएगा, जो प्रकाश की घटना है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे दो टाइप का घटना देखने को मिल रहा है। एक हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रकाश में कितने टाइप की घटना देखने को मिल रही है? दो तरीके का, एक है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। मतलब एक चीज याद रख लीजिए, दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु बना ही नहीं है जो 100% अपवर्तन का उदाहरण हो सके। अपवर्तन का कहने का मतलब कि ये जो 3 से 5% उधर जा रहा है ना, उसको भी इधर घुसना था अपना रास्ता से दूर हट करके, ठीक है। परावर्तन का हो सकता है, परावर्तन का हो सकता है, वो कहे कि अपारदर्शी सतह भी चलेगा, पारदर्शी भी चलेगा, वो ठीक है, वो दोनों के लिए एकदम डिजिबल। जैसे कि हमारा
अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये प्रकाश जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसको परावर्तित करके हमें ले रहा है, हमको कैच कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे बोर्ड आपका चमक रहा है, ये आपको काला दिखाई दे रहा है, तो ये प्रकाश यहाँ पे जा रहा है, इसको रिटर्निंग दे रहा है, मतलब यहाँ से ही चमक रहा है, मतलब ये परावर्तित कर रहा है, तभी ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। परावर्तित नहीं करता तो ये ब्लैक दिखाई देता। व्हाइट बोर्ड की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब प्रकाश का परावर्तन जो होता है, इसके लिए पारदर्शी हो चाहे अपारदर्शी हो, दोनों में हो सकता है। पारदर्शी में कम होगा और पारदर्शी में 100% होगा। क्या? परावर्तन। परावर्तन अपारदर्शी में 100% होगा, ठीक है। लेकिन अपवर्तन की अगर बात करें तो अपवर्तन होगा, लेकिन दुनिया में ह्यूमन मेड अभी तक कोई ऐसा वस्तु ज्ञात नहीं है, मैंने जानकारी नहीं है, जो 100% अपवर्तन का उदाहरण हो। हाँ, सबसे ज्यादा मात्रा में अपवर्तन होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि अपवर्तन का उदाहरण है। आइडियली कोई ऐसा वस्तु है ही नहीं। जैसे कांच, देखो 3 से 5, मोटा कांच रहेगा तो और ये परसेंटेज बढ़ जाएगा। पतला कांच है, ठीक है, जिसमें क्राउन ग्लास का ब्लॉक है, तो ये 3 से 5 है। अगर ये फ्लिंट या जीना या उससे भी थिक ग्लास अगर लेंगे, टफनेस वाला 18D 20D जिसको नहीं कहते हैं, तो ये चीज़ जो परसेंटेज है ये बढ़ जाएगा। बात समझ गया? जो 3 से 5 10 तक जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्लास का जो थिकनेस पे भी ये डिपेंड करता है मेरे भाई, ठीक है। बातों को समझ रहा है? मतलब पूर्ण रूपेण 100% हमको अपवर्तन का तो उदाहरण नहीं मिल सकता। हाँ, परावर्तन का मिल जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्या है हमारा? प्रकाश का परावर्तन, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन की अगर बात करें, जब कोई प्रकाश अपारदर्शी सतह पर टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में विचलित होकर लौट आती है। विचलित होकर उसी माध्यम में, यानी कि मुड़ करके लौट आती है। ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ध्यान देना, ये कोई अपारदर्शी सतह है, ये क्या है हमारा? कोई अपारदर्शी सतह है। ये हमारा क्या है? एक अपारदर्शी सतह है, रफ भी है। तो मान लेते हैं इधर से सूर्य की प्रकाश आ रही है, इस टाइप से आ रही है, सूर्य की प्रकाश आ रही है ना मेरे भाई। तो ये आपतित किरण, इसको मान लेते हैं आपतित किरण। और ये क्या है? अपारदर्शी सतह। क्या है? अपारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह है, ठीक है। ये क्या है हमारा? अपारदर्शी सतह है। तो अब ये क्या करेगा कि स्ट्राइक किया अपारदर्शी सतह पर, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से, जिस माध्यम से चला था उधर ही हमारा रिटर्न आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? परावर्तित है, परावर्तित प्रकाश है। परावर्तित क्या है? प्रकाश है। ये क्या है हमारा? परावर्तित प्रकाश है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब यहाँ पे आसान शब्द में कहा जा सकता है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम पर टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। उसी माध्यम में क्या होता है? टकराने के बाद क्या होता है? विचलित होकर उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिखेंगे, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश या कोई भी प्रकाश, कोई भी प्रकाश जब कोई अपारदर्शी सतह पर टकराती है और विचलित होकर उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन
कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस माध्यम से चली थी उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश जब अपारदर्शी सतह पर टकराती है और विचलित होकर उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग परावर्तन का डेफिनेशन को क्लियर कर लिए। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन देख लिए थे। तो भाई अगर प्रकाश का परावर्तन की बात करें तो हमारे पास जो परावर्तक सतह होगा ये दो प्रकार का हो सकता है। एक हमारा पूर्ण रूपेण चिकना और एक हमारा रफ होगा जिसको खुरदरा कहते हैं। ठीक है, तो खुरदरा में भी परावर्तन होगा और चिकना में भी होगा, चिकनी सतह जिसको स्मूथ कहते हैं उसमें भी परावर्तन होगा। तो दोनों परावर्तन को अलग अलग परावर्तन के नाम से जाना जाता है, संतत और असंतत। ठीक है, संतत को विसरित भी कहते हैं, विसरित परावर्तन। ठीक है, विसरित परावर्तन जिसको डिफ्यूजन भी कहते हैं, यानी कि विसरित कह सकते हो। ठीक है, संतत और विसरित परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए कि परावर्तन के प्रकार की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। यहाँ पे कह सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे असंतत परावर्तन। क्या देखेंगे? सबसे पहले असंतत परावर्तन। असंतत परावर्तन को ही हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, असंतत परावर्तन की बात करते हैं। ठीक है, जिसी को हम लोग विसरित भी कहते हैं, इसको हम लोग विसरित के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए समझिएगा यहाँ पे असंतत क्या है। तो सबसे पहले असंतत को जानने से पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे एक खुरदरा सतह ले लीजिए। एकदम खुरदरा सतह लिए हैं, ये हमारा कंप्लीटली अपारदर्शी खुरदरा सतह है। इसको हम लोग लिख भी देते हैं अपारदर्शी खुरदरा सतह, अपारदर्शी खुरदरा सतह। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अनंत से आने वाली बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या होती है? समांतर होती हैं। समांतर प्रकाश किरण हमारा सूर्य का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अनंत से आ रही हैं बहुत सारी समांतर प्रकाश किरण। ये हमारा समांतर प्रकाश किरण है, ऐसे करके ले लो। ये सारे के सारे हमारे समांतर प्रकाश किरण है। ये हमारा क्या है? समांतर प्रकाश है जो अनंत से आ रहा है। ये सारे अनंत से आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक किया, ये समांतर नहीं रहा, ये जिगजैग बन गया। ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ये हमारा ऐसे चला गया। मतलब ये हमारा परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश है। ये आपका समांतर नहीं रहा। ठीक है, तो अनंत से आने वाली समांतर प्रकाश की किरण जब अपारदर्शी खुरदरा सतह पर टकराती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित प्रकाश एक दूसरे के समांतर नहीं रहती है। परावर्तित प्रकाश एक दूसरे के समांतर नहीं रहती है। तो इस प्रकार के परावर्तन की घटना को असंतत या इरेगुलर या विसरित परावर्तन भी का डिफ्यूज जिसको कहते हैं, डिफ्यूज परावर्तन कहते हैं। तो देखो इसको लिख सकते हैं अनंत से आने वाली समांतर प्रकाश किरण जब अपारदर्शी खुरदरा सतह पर
टकराती है तो परावर्तन, टकराती है तो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद अपारदर्शी खुरदरा सतह पर टकराती है तो परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर नहीं रहती हैं, नहीं रहती हैं। इस घटना को प्रकाश का असंतत परावर्तन कहते हैं। इसे हम विसरित परावर्तन के नाम से भी जानते हैं, विसरित परावर्तन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है मेरे भाई? मतलब सिंपल सा साफ है कि अनंत से आने वाला समांतर प्रकाश किरण अगर सतह पे टकराया और अगर समांतर नहीं हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? असंतत परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? असंतत परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो जितना भी हमारा खुरदरा सतह, जैसे दीवार में प्रकाश टकराया, इधर उधर जा रहा है, रूम उजाला हो रहा है, तो यहाँ पे जो परावर्तन हो रहा है ये असंतत हो रहा है। लेकिन अगर दर्पण जो सुबह सुबह उठ करके चेहरा देखता है ना, अपना मुँह देखता है ना, उठ करके तैयार होकर के आता होगा अभी, तो उसके सामने भी तो मिरर देखता है, तो उसमें जो मिरर देख रहा है तो प्रवर्तन, उसमें क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, संतत परावर्तन हो रहा है। इसलिए तुम्हारा 2 कॉपी इमेज बनता है। पानी में देखो ना, हिला दो तो इमेज तो हिलता है ना, तो सर टेढ़ा बनता है। उसमें क्या होता है कि लाइट जो होता है असंतत होता है, सरफेस टॉरफ हो जाता है हिलने से। ठीक है, तो आपका पानी में देखिएगा इमेज तो ना ब्लर बनेगा, लेकिन शांत पानी में पूरा एक्यूरेट आता है कि नहीं? तो कहने का मतलब अगर सतह रफ हो जाए, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ठीक है, तो हमारा असंतत होना तय है। ठीक है, कहने का मतलब समझ गया ना यहाँ पे। अब हमारा संतत की बात करते हैं, जिसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग अगला पॉइंट हम लोग संतत परावर्तन की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बड़ा मजेदार टॉपिक चल रहा है भाई मेरे। ठीक है, लेट हो रहा है? अरे नहीं हो रहा है लेट बाबू, देखो। ठीक है, संतत परावर्तन, जिसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, संतत परावर्तन की अगर बात करें। ठीक है, तो देखो संतत परावर्तन की अगर बात करें, बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये हमारा पारदर्शी चिकनी सतह है, ये क्या है? नहीं, अपारदर्शी, पारदर्शी नहीं मेरे भाई, अपारदर्शी चिकनी सतह एकदम पूरा स्मूथ है, तो इसको कह सकते हैं अपारदर्शी चिकनी सतह। अपारदर्शी चिकनी सतह है, मतलब इसमें लाइट आर पार नहीं जा सकता, अपारदर्शी चिकनी सतह। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनंत से आने वाली समांतर प्रकाश की किरण, जैसे कि इधर से आ रहा है जो समांतर प्रकाश की किरण है, अनंत से आ रही है। देखो ये समांतर प्रकाश है, ये भी है, ये भी है, ये भी एक दूसरे का सब समांतर है। ठीक है ना, ये हमारा समांतर प्रकाश है, समांतर प्रकाश है। और ये क्या होगा? आपतित है। ये क्या है? आपतित, आपतित, यहाँ पर भी लिख दो। और ये भी हमारा क्या है? आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश है। अब यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे क्या किया? स्ट्राइक किया। और स्ट्राइक करने के बाद जब यहाँ परावर्तन हो रहा है तो देखने को मिल रहा है कि ये जो भी प्रकाश है, जैसे ही इसको देखने को मिल रहा है तो ये सारे प्रकाश एक दूसरे के समांतर है। ये क्या है? इधर भी हमारा समांतर हो गया, इधर भी क्या हो गया? हमारा समांतर हो गया। ये हमारा क्या? परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश है। तो इस घटना को देखो, इधर से लाइट आया, ठीक है ना, और यहाँ पे टकराने के बाद फिर इधर गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि
टकराने के बाद भी प्रकाश हमारा समांतर है, इधर भी समांतर है उधर भी समानांतर है। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, संतत परावर्तन कहते हैं। तो इसमें कह सकते हैं तो समांतर प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश किरण जब अपारदर्शी चिकनी सतह पर टकराती है तो, समांतर प्रकाश की किरण जब अपारदर्शी चिकनी सतह पर टकराती है तो परावर्तन के बाद सभी किरण एक दूसरे के समांतर रहती हैं। इस घटना को प्रकाश का संतत परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का संतत परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रकाश का संतत परावर्तन का कहानी निकल करके सामने आता। अब मेरे भाई यहाँ पे तो परावर्तन हो गया। तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा से जो प्रकाश आ रहा है वही परावर्तित प्रकाश है। जैसे सुबह सुबह आप दर्पण देखते हो तो दर्पण से भी आता है। जैसे कि अभी लुकिंग मिरर सब में सनलाइट मार दो, ठीक है, तो लाइट को डाइवर्ट करके इधर भेज देगा, ठीक है, यहाँ का लाइट उधर चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो लाइट का डायरेक्शन जो बदलते रहता है, अभी हम दिखा सकते हैं, मेरे पास है, देखो यहाँ पे ऐसे अगर मारेंगे ना तो उधर जा करके उधर ले रहा है, ठीक है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आपको देखो ये ना, ये तो उधर जा रहा होगा, वहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा, उधर प्लेट लगा हुआ है, थोड़ा सा कैमरा को मूव करना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो लाइट होता है ना हमारा, एक दूसरे को क्या करता है, मैंने कि अगर स्ट्राइक कर रहा है तो ऐसे करके रास्ता मोड़ ले रहा है, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, हड़बड़ाओ नहीं, प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, थोड़ा सा हमको पढ़ाने दे लो, सारा चीज व्यवस्था है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रकाश के जो ये परावर्तन देखे, संतत और असंतत, तो यहाँ पे परावर्तन का नियम भी होता है। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का नियम की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो अगला हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो नियम को जानने से पहले आपको कुछ चीज़ पे फोकस करना होगा। फिर से थोड़ा सा फिगर हम बनाते हैं मेरे भाई, बिना फिगर का कोई चीज़ होता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना, कुछ चीज़ फोकस करना होगा आपको, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम को अगर समझना है तो सबसे पहले फिर से एक डायग्राम आपको हम बताते हैं, पहले समझ लीजिए क्या है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक ड्राइंग है, ये हमारा क्या है, चिकनी सतह है। ये चिकनी सतह है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, यहाँ तो किसी को दिक्कत है। ये अपारदर्शी चिकनी सतह है, ठीक है, कोई दिक्कत है रे नहीं है, क्या हो रहा है, अरे कर लो बुढ़बक कहीं का, क्लास बाद घर जाएंगे बोल रहा है, अच्छा रुको कंप्लीट होने दो, अच्छा ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो इधर से एक प्रकाश आ रही है, ये हमारा क्या है, आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश है, ठीक है। जिस बिंदु पर टकराया वहां पर एक लंब खींचो, जिसको हम लोग लंब कहते हैं, फिजिक्स के भाषा में नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। ये हमारा एक लंब हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब, अभिलंब हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अभिलंब बना, अब इसमें यहाँ से इधर जो जाएगा ये डायरेक्शन में, ये है हमारा परावर्तित प्रकाश। जब आपतित किरण कर देते हैं, प्रकाश ने इसको किरण कर देते हैं, तो ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो अभिलंब हो गया। ये जो बिंदु पे स्ट्राइक किया ना, ये बिंदु हमारा आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है। और ये जो कोण है यहाँ से इधर अभिलंब से मेजर कर रहे हैं, ये आई होता है, और अभिलंब से इधर मेजर करते हैं, ये आर होता है।
इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और ये परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहला प्रकाश के परावर्तन का नियम में, ठीक है, कि जो फर्स्ट रूल लिया आता है, रूल 1, यहाँ पे आप कह सकते हो रूल 1 की अगर बात करें, ये रूल 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। समतल, एक ही तल में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों, खींचा गया अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं। एक समतल में होते हैं, कोई दिक्कत? यानी कि आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी हमारे क्या होगा? एक समतल में होते हैं। ये रूल नंबर 1 है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 2 जो कहता है, रूल नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 2 की अगर बात करें, रूल नंबर 2 की अगर बात करें, ध्यान देना, रूल नंबर 2, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं आपतन कोण का मान, इसको कह सकते हैं आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब है एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होता है। कोई दिक्कत? क्या? आपतन कोण, अच्छा इसका भी परिभाषा लिखा दें, ठीक है, लिखा दे रहे हैं, हड़बड़ाओ नहीं, बहुत कुछ बाकी है मेरे भाई, ठीक है। तो अब ध्यान देना यहाँ पे, तो चलो ये बोल रहा था आपतन कोण किसको कहते हैं उसको भी बता ही देते हैं, ठीक है ना। आपतन कोण की बात कर रहा है ये, तो आपतन कोण जिसको हम लोग I कहते हैं, आपतन कोण यानी I की अगर बात कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो आपतन कोण क्या है? अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण को, अभिलंब तथा, देखो ये अभिलंब है ना, और ये आपतित किरण, तो ये जो बीच में जो बना हुआ कोण है, ठीक है, इसी को आपतन कोण कहते हैं। मतलब अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। मतलब सिंपल सा बात है, ये जो अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच जो कोण बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसके बाद परावर्तन कोण, इसके बाद क्या है? परावर्तन कोण, ये R, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण की अगर बात करें तो ध्यान देना, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब यहां पे कह सकते हैं अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना
कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब कि अभिलंब, ये जो अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तो ई वाला जो कोण है, यहाँ पे देखिए ई वाला कोण, ई वाला आपतन कोण है और ई वाला परावर्तन कोण है। आर से इंडिकेट करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज वाला था, रूल तो हो गया हमारा। अब कुछ चीज और आपको हम बताते हैं मोटा तौर पे, ठीक है, छोटा मोटा चीज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस चीज पे विशेष करके किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो जिस पे ध्यान नहीं जाता है उसी चीज को हम लोग जिक्र करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये लाइट तो सीधा ऐसे जा रहा है मेरे भाई, सीधे जा रहा है ना ऐसे, तो ये लाइट तो इतना मुड़ ना गया, इतना मुड़ा कि नहीं? मुड़ गया यहाँ तक, मुड़ा है ना? हाँ मुड़ा तो है। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे डेल्टा। डेल्टा को ही कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लो। पहले विचलन कोण का मान निकालेंगे कैसे, और इसी से आपका अभिलंब का भी परिभाषा निकलेगा। अभिलंब का विचलन कितना होता है, अभिलंब का आपतन कोण कितना होता है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको कहते हैं। आपतन कोण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, अपवर्तन परावर्तन कोण मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं, अब विचलन कोण की बारी है। किसकी बारी है? विचलन कोण की बारी है। तो थोड़ा सा लिख लिया जाए, तो ध्यान देना यहाँ पे अगला पॉइंट है विचलन कोण। विचलन कोण इसको लोग डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। ट्राइंगल लगा के ऊपर में हुक लगा देना रे भाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? विचलन कोण बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ट्राइंगल लगा के हुक। तो ध्यान देना, फिगर से देखो, ये वाला पूरा स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पे I प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल्स टू, इसको 180 डिग्री रैखिक युग्म कोण कह सकते हैं, कह सकते हैं ना मेरे भाई, जिसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ क्या है? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म का जोड़, है ना, हो जाएगा हमारा। इसको तुम एक ही जगह पे रखो, क्योंकि आई और आर को। तो भाई डेल्टा के बाद इधर इसको भेजेंगे ना, तो क्या होगा? देखो डेल्टा इक्वल्स टू 180, ये ब्रैकेट में, तो माइनस आई प्लस आर होगा मेरे भाई, होगा कि नहीं? हो जाएगा। परावर्तन के नियम से आई इक्वल्स टू आर है, देखो, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से तो डेल्टा इक्वल्स टू 180 प्लस माइनस आई प्लस आई, तो डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 एंगल आई हो जाएगा। आई प्लस आई 2 आई हो जाएगा। और ये जो डेल्टा है असल में विचलन कोण है। यही हमारा क्या क्या है? विचलन कोण है। क्लियर है? ये तो हम लोग विचलन कोण का क्या निकाल लिए? समीकरण निकाल लिए। कोई दिक्कत? तो विचलन कोण का समीकरण समझ में आ गया? आ गया ना? तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? विचलन का कोण देखा। तो विचलन का कोण जो निकाले थे, जिसको एंगल ऑफ डेविएशन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विचलन का कोण का जो रिजल्ट आया था, विचलन का कोण, विचलन कोण जो है हमारा, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन जो कहते हैं, तो विचलन का कोण जो निकल रहा है डेल्टा, यही विचलन का कोण है। डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 एंगल ऑफ आई। 2 एंगल ऑफ आई हो रहा है, 2 एंगल ऑफ आई हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम कंडीशन कुछ लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, कोर इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन पे हम लोग का खेला देखना होगा, ठीक है ना। इसी इक्वेशन पे हमको क्या देखना है? रिजल्ट्स को समझना है। तो केस 1, अगर हम लोग एंगल आई को 0 डिग्री ले लेते हैं, एंगल आई को क्या कर लेते हैं? 0 डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग केस 1 कंसीडर करते हैं। केस 1 एंगल आई इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो विचलन का कोण,
विचलन का कोण, तो विचलन का कोण डेल्टा, डेल्टा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 एंगल ऑफ आई होता है, तो डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 इंटू 0, तो डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे ये विचलन का कोण कितना निकल गया, 180 डिग्री निकल गया। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारा एक सरफेस है ना। तो भाई ये इसका अभिलंब है, अभिलंब है ना, तो हम लोग तो आपतन कोण, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक किरण इस पर टकराएगा, ये हमारा आपतन कोण आया, ये हमारा क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण है, ठीक है। तो इसका रूट ये था, तो ये डाइवर्ट होके इधर ही गया, तभी ना ये हमारा 180 का विस्थापन दिया, 180 डिग्री का। मतलब सिंपल सा बात है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, 0 डिग्री वाला आपतन कोण, 0 डिग्री आपतन कोण वाला आपतित प्रकाश ही हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, ठीक है। मतलब 0 डिग्री वाला, यहाँ पे कह सकते हो 0 डिग्री आपतन, आपतन कोण वाला आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश ही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, कहलाता है। मतलब यही है कि अभिलंब का आपतन कोण, अभिलंब, जिसको हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं, नॉर्मल, अभिलंब का आपतन कोण, आपतन कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ये कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अभिलंब का आपतन कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। इसके अलावे देखो यहाँ पे, तो जब ये केस 2, जब आपतन कोण 0 डिग्री हो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सबसे पहले इस जगह पे आपको समझना होगा, इस जगह पे, इसके बाद हमारा केस 2 जो आता है, पहले समझिए केस 2, केस 2 को हम लोग डील करते हैं। केस 2 क्या कहता है कि अगर यदि एंगल आई इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री होगा, तो पहले बात तो को समझिएगा। तो मान लीजिए, तो इसका डेल्टा, विचलन का कोण निकालो, विचलन कोण, तो विचलन कोण डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 एंगल ऑफ आई, तो डेल्टा इक्वल्स टू 180 इंटू 2 इंटू 90, यहाँ माइनस है मेरा भैया ना, आई का वैल्यू 90 बढ़ जाएगा, देखो आई का वैल्यू क्या बढ़ गया, 90 बढ़ गया। तो डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 180, तो डेल्टा इक्वल्स टू 0 डिग्री, डेल्टा इक्वल्स टू 0 डिग्री आ गया। मतलब इसमें कोई भी विचलन नहीं हुआ, इसमें कोई भी विचलन नहीं हुआ। मतलब ये अगर साफ है कि ये अगर परावर्तक सतह है, ये हमारा क्या है, एक परावर्तक सतह है, ठीक है, और ये हमारा अभिलंब है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ये परावर्तक सतह, ये अभिलंब है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस पे 90 डिग्री ऐसे गया, यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, तो भाई आया, ये तो आई हो गया ना, तो आर भी तो उतना ही होगा, तो इधर भी हमारा क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, जो आर होगा। तो यहाँ पे कोई परावर्तन ही नहीं हुआ, मतलब कि आपतित प्रकाश परावर्तक सतह के समांतर हो जाती है। मतलब यहाँ पे कोई भी परावर्तन नामक घटना देखने को नहीं मिलती है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थात आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण परावर्तक सतह के, परावर्तक
वर्तक सतह के समांतर रहती हैं, समांतर रहती हैं, जिस कारण इसमें परावर्तन नामक घटनाएं नहीं होती हैं। परावर्तन नामक घटना नहीं होती है। तो परावर्तन होने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले परावर्तन होने के लिए पहले बात तो को समझिएगा, जो I का वैल्यू है 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। 90 होगा तो होबे नहीं करेगा, 90 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर रेंज आता है तो आपको परावर्तन देखने को मिलेगा, अगर ये रेंज नहीं आता है तो परावर्तन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा 1-2 को न्यूमेरिकल्स आज ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद हम लोग का देख लेंगे। जैसे कि प्रकाश किरण का आपतन कोण, ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन अक्सर देता है, ठीक है ना। क्या है देखो, एग्जाम्पल को समझ लेना, ठीक है। प्रकाश किरण का अभिलंब के साथ आपतित प्रकाश का, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, आपतित प्रकाश का आपतन कोण, अच्छा 1 मिनट ऐसे लिखते हैं, प्रकाश का आपतन कोण 30 डिग्री है तो उसका विचलन कोण कितना होगा। प्रकाश का आपतन कोण 30 डिग्री है तो उसका विचलन कोण कितना होगा, ठीक है। तो मेरे भाई सॉल्यूशन को समझो, यहाँ पे इसका बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन है कि एंगल I = 30 डिग्री दिया हुआ है ना, एंगल I = 30 डिग्री दिया है, तो विचलन का कोण, ध्यान देना, विचलन कोण जो डेल्टा है ये कितना हो जाएगा, 180 - 2 एंगल ऑफ I। तो यहाँ पे डेल्टा = 180 - 2 × 30, तो डेल्टा = 180 - 60, तो डेल्टा = 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो इसका क्या होगा मेरे भाई, ये विचलन कोण होगा, और ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप का छोटा सा न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। अब देखो कभी कभी ऐसे दे देता है, ध्यान देना, एग्जाम्पल 2, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखेगा, सूर्य का प्रकाश किसी चिकनी अपारदर्शी सतह पर टकराती है, अभिलंब के साथ प्रकाश किरण 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसका विचलन कोण कितना होगा, विचलन कोण कितना होगा, तो उसका विचलन कोण
कितना होगा। बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई। तो ध्यान देना, सूर्य का प्रकाश है ना अभिलंब के साथ, तो ध्यान देना फिगर 2 को समझना। ये हमारा ऐसे करके एक चिकनी सतह है, यहाँ से सूर्य आ रहा है, ध्यान देना यहाँ से सूर्य आ रहा है, ये हमारा सूर्य है, तो ऐसे करके जा रहा है, तो ऐसे करके जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा इसका क्या है अभिलंब है। तो अभिलंब के साथ ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है 40 डिग्री का। तो सूर्य के साथ जो प्रकाश जा रहा है अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये कोण हमारा क्या है आई है। मतलब सॉल्यूशन में आपका आई का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका विचलन कोण क्या होगा, विचलन कोण क्या होगा, तो डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 एंगल ऑफ आई, 2 एंगल ऑफ आई होगा ना मेरा भाई। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 इंटू 40, तो डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 80, तो फाइनली डेल्टा इक्वल्स टू 100 डिग्री। ये इसका विचलन का कोण आ गया। ये क्या आ गया हमारा विचलन का कोण आ गया। क्लियर है यहाँ पे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा को देखें, ठीक है। प्रकाश की परिभाषा देखिए जिसमें से अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग मत देखें, ठीक है। उसके बाद प्रकाश का किरण पुंज के प्रकार को देखें, प्रकाश का गति के बारे में जाने कि कैसा वेरिएशन करता है, किसमें कहाँ होता है, ठीक है। ये वेरिएशन को समझे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम देखें, साथ ही साथ हम लोग क्या देखें प्रकाश का विचलन भी देखें, विचलन कोण से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाई वो प्रकाश का रिलेटेड है, जो परावर्तन से रिलेटेड है वो हमारा दर्पण का है। किसका है, दर्पण का है। तो ये सब क्या कर लीजिएगा, सब नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आप लोग का हम दर्पण लेके आएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दर्पण आपका, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ इसका हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। क्लियर है, दर्पण जैसे ही आएंगे ना तो हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल दिखाने का। व्यवस्था है, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है, सेटअप कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको हम दिखाएंगे, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगेंस आज आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। ये 80वां स्वतंत्रता दिवस है, सब कोई खुश रहिए, ठीक है। चलिए और अच्छे से तैयारी करिए और आप लोग बोर्ड का एग्जाम अच्छा से दीजिए। आप लोग के लिए अब हिंदी में वीडियो आते रहेगा। अब जैक बोर्ड और बिहार बोर्ड को भी हम ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। चलिए